हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन बिलियन। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और मैं लगभग आपको बुक के 6 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका था। इसी क्रम को आज की वीडियो में भी हम कंटिन्यू रखेंगे और बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, आपको बुक की जो आपको चैप्टर की थ्योरी है वो आपको ढंग से लर्न हो जाती है, ढंग से समझ में आ जाती है। तो स्ट्रॉन्ग तो वो जब ही होती है जब आप उसके बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अगर आपने बुक की थ्योरी ढंग से पढ़ी है तो आपको बुक के क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आएंगे, उन्हें फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो, मैं बुक के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। चलो भाई, तैयार हो गए आप? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तैयार हो जाओ। चलो, क्वेश्चन लिखो। बोल रहा हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन लिखो। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% द्रव्यमान की दृष्टि से 25%, मतलब ये 25% क्या दी है बेटा? वो द्रव्यमान प्रतिशत। तो लिखो, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% बिलियन के 300 ग्राम, बिलियन के 300 ग्राम और 40% बिलियन के, और 40% बिलियन के 400 ग्राम को मिलाने पर, 400 ग्राम को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो प्राप्त मिश्रण का क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान प्रतिशत। देखो, क्वेश्चन को समझो, मैं क्या करता हूँ, सामने ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या किया है? 2 बिलियन मिलाए हैं। 1 बिलियन क्वेश्चन की भाषा में कह रहा है 2 मिलियन आपस में मिलाए हैं। 1 बिलियन है 300 ग्राम और दूसरा बिलियन है 400 ग्राम। पहले बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत है 25% और दूसरे बिलियन की, कॉपी में देखो, द्रव्यमान प्रतिशत है 40%। तो जो नया मिश्रण बना है इन दोनों बिलियनों को मिलाने पर उसकी आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करनी है। सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जो मिश्रण बना है उसकी द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। तो हमें विलेय की ग्राम में मात्रा चाहिए। अब एक बात देखो, 2 मिश्रण है ना। 25% W/W, द्रव्यमान प्रतिशत का सिंबल यही है ना, के 300 ग्राम बिलियन में, पहला बिलियन तो ये है 25% W/W का 300 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा निकाल सकते हैं क्या? विलेय की मात्रा निकाल सकते हैं क्या? चलो निकालो। तो 300 ग्राम बिलियन है, उसका 25% उसमें विलेय है। 25% विलेय है तो निकाल लो कितना आएगा। 25 है 4 25 चौके 100, तो ये आ गया 75 ग्राम।
तो जो पहला बिलियन है उसमें 75 ग्राम विलेय है। भाई देखो 300 ग्राम तो बिलियन है, अब वो कह रहा है इस बिलियन का 25% विलेय है उसमें, तो 300 का 25% का की जगह गुना लगा दोगे ना, 75 ग्राम उसमें विलेय है। ऐसी सेकंड बिलियन है, वो शायद है 400 ग्राम, ध्यान है, मतलब वो 40% W/W का है, और कितना है 400 ग्राम है। क्लियर? और उस 400 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा निकालें। चलो इसमें विलेय की मात्रा निकालते हैं। तो 400 ग्राम बिलियन है और उसका 40% उसमें विलेय है। भाई उसकी द्रव्यमान प्रतिशत 40 है ना, तो द्रव्यमान प्रतिशत विलेय की मात्रा ही तो है वो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ गया 160 ग्राम। तो विलेय की ग्राम में मात्रा हमको मिल गई। अच्छा, अब जब इन दोनों बिलियनों को उसने मिलाया है तो जो बिलियन बना है निर्मित बिलियन। निर्मित बिलियन का मतलब है यहाँ पर मेरा इन दोनों बिलियनों को मिलाने पर जो बिलियन बना है, मैं विलेय कितना होगा मुझे बताओ। हिसाब, पहले बिलियन में विलेय था 75 ग्राम, दूसरे बिलियन में विलेय था 160 ग्राम। अब दोनों बिलियनों को मिला दिया तो विलेय कितना हो गया, 75 प्लस 160 ग्राम। सही है, 75 प्लस कितना हो जाएगा 160 ग्राम, जो कि टोटल कर लो आप कितना आएगा 200, जोड़ लो, जोड़ना है मुझे बताना पड़ेगा, 235 ग्राम आ जाएगा। तो ये आ गया 235 ग्राम। क्लियर? अच्छा, अब बताओ तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा। तो निर्मित बिलियन में विलेय हो गया, विलेय इतने ग्राम हो गया। अच्छा, और बिलियन कितना हो गया, ये टोटल ये बिलियन हो गया, एक तो 300 ग्राम है और एक 400 ग्राम है, बिलियन हो गया 300 प्लस 400 बराबर 700 ग्राम। दोनों बिलियनों को मिलाया तो निर्मित बिलियन 700 ग्राम होगा और उसमें विलेय हो गया 235 ग्राम। अब इस बिलियन की आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला, विलेय की ग्राम में मात्रा याद है क्या, अवयव की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे क्या करेंगे बताओ, बिलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100%। ऐसे ही करोगे ना, तो अब तो सॉल्व कर लो यार, मुझे करना पड़ेगा क्या। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी हो गई उस बिलियन में, 235। बिलियन की कितनी हो गई 700 इंटू 100% में जो भी आंसर आए आपका आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। 0 से 0 कट गए दोनों, 7 का भाग दोगे, जितना भी आए वो निकाल लेना, जितने भी % आए आप कर लेना। ये आ रहा है 33.5%। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, जल्दी करो भाई, समझ में तो आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। जल्दी लिखें, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर
8। देखो बहुत क्वेश्चन है, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, वीडियो को पॉज करके नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 डालो, लिखो 222.6 ग्राम 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रति हिम मिश्रण बनाया गया। प्रति हिम मिश्रण बनाया गया। लिख लिया? कैसा मिश्रण बनाया? प्रति हिम मिश्रण। आगे लिखो, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता ज्ञात करनी है। एक चीज और लिखो, यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति ml है, मोललता निकालनी है। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति ml है तो विलयन की मोलरता भी ज्ञात कीजिए। मोलरता भी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको मोललता और मोलरता दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगी इसमें एथिलीन ग्लाइकोल के अणुभार की, मैं बता देता हूं, आप नोट कर लो। लिख लो, एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार बराबर 62। एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार कितना आएगा? 62। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, मैं आपको कुछ समय देता हूं, फिर मैं तो कराऊंगा ही। ये क्वेश्चन हालांकि मैं आपको पहले भी करा चुका हूं एक बार, फिर मैं आपको इसको दोबारा से करा रहा हूं। आपकी कॉपी में ये हुआ है, पहले से हो रहा है, फिर भी मैं आपको करा रहा हूं। सॉल्व करें। आंसर कमेंट बॉक्स में डालें।
कर लिया होगा, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करके कर लो यार। ठीक है, चलो करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले भी इस क्वेश्चन को मैं आपको करता हूं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। मेरी ने क्वेश्चन करने की आदत आप जानते हो मैं कैसे करता हूं। 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, सुनो रे, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला देख लो, ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। ये है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल उन्हें बोलते हैं जिनमें 2 OH हैं, और एथ का मतलब समझ गए, इसमें 2 कार्बन हैं। ये एथिलीन ग्लाइकोल है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ कोष्टक में। 2 कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, और 2 O हैं। ये एथिलीन ग्लाइकोल है। क्लियर? अच्छा, एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो कितने ग्राम दिया है उसने दिया है दोस्तों 222.6 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़े। तथा 200 ग्राम जल कितना दिया है, 200 ग्राम को मिलाकर के एक मिश्रण बनाया है, प्रतिहिम मिश्रण। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। सही है। और फिर कह रहा है यदि विलयन का घनत्व भी दिया है लास्ट में। विलयन का घनत्व बराबर 1.072 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन की मोलरता भी ज्ञात कीजिए। मोललता और मोलरता दोनों ज्ञात करवा रहा है। सबसे पहले हम चलो निकालते हैं। एक बात पहले सुन लो, यहाँ पर देखो 2 पदार्थों का मिश्रण है, 2 पदार्थ मिलाए हैं, एक एथिलीन ग्लाइकोल और जल, और इनको मिला करके मिश्रण अर्थात विलयन बनाया है। अब मैं कई बार लड़के से पूछता हूँ कि तेरे हिसाब से विलय कौन है। लड़का कहता है कि साहब आपने बताया जो कम मात्रा में है वो विलय। मतलब दोनों को जब मिलाओगे तो जल तो विलय और एथिलीन ग्लाइकोल विलायक होगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, दोनों की मात्रा लगभग समान है, दोनों को मिलाया है, एक 200 ग्राम है और एक 222.6 ग्राम है, लगभग समान है। तो आप विलायक जल को मानो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2 पदार्थ हैं और दोनों लगभग बराबर मात्रा में मिलाए गए हैं, तो जल को विलायक मानो अगर उनमें से एक पदार्थ है तो। क्योंकि जल जो है ये सामान्यतया विलायक के रूप में काम आता है विलयन में। तो यहाँ पर आप दोनों की मात्रा लगभग बराबर सी ही है, और जल को ही आप क्या मानो, विलायक मानो, और ये विलय मानो। तो अब आप निकालते हो, सबसे पहले चलो मोललता निकालते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ आपको, है ना। मोललता का फॉर्मूला, विलय की ग्राम में मात्रा, पूरा फॉर्मूला लिखा करो। विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अनुभार, इनटू विलायक का भार। मोललता निकाल रहा हूँ, विलायक का भार ग्राम में कि किलोग्राम में। किलोग्राम होना चाहिए, ग्राम में दे रखा हो तो ऊपर 1000 का गुना हो जाएगा। क्लियर? तो मोललता निकालते हैं, स्मॉल m बराबर विलय की ग्राम में मात्रा। विलय में किसको मान रहा हूँ, एथिलीन ग्लाइकोल को, तो 222.6 इनटू में ऊपर 1000, विलय का अनुभार निकाल लो।
वैसे मैंने आपको लिखा दिया है, 2 कार्बन है, एक कार्बन का परमाणु भार 12 है, तो 2 का कितना हो गया 24। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 6 का कितना हो गया 6। एक ऑक्सीजन का 16 है और 2 का 32। सही है। तो ये हो गया 24 और 6 30, और 30 और 32 कितना हो गया 62। तो 62 जो मैंने लिखा दिया आपको। N2 में क्या आएगा, विलायक का भार। विलायक का भार देखो, विलायक में जल को मान के चल रहा हूँ, तो विलायक का भार 200। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। मोललता है इसका मात्रक। इस तरह से ये आपको करना है, ठीक है। तो ये मोललता आ जाएगी, इस तरह से आपको निकालनी है मोल प्रति किलोग्राम में। और ये आ रही है 17.95। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन ही मैं ही करूँ क्या। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या पूछी है आपसे, मोलरता। अब मोलरता के लिए फॉर्मूले में कितना अंतर आएगा। मोलरता में यहां आएगा बिलियन का आयतन है क्या, नहीं साहब, बिलियन का घनत्व है। और मैंने कहा बिलियन का द्रव्यमान भी है। अगर बिलियन और विलायक का द्रव्यमान जोड़ दूं तो बिलियन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो बिलियन का घनत्व है, बिलियन का द्रव्यमान है, बिलियन का आयतन निकाल लो ना आप। कैसे निकालोगे, मैं आपसे कहता हूँ, खुद करना, इसको आगे मैं बता देता हूँ। मैंने कहा पहले मुझे बताओ बिलियन का द्रव्यमान दे रखा है क्या। हाँ साहब, कितना है, विलेय और विलायक दोनों के वजन को जोड़ दो, बिलियन का वजन आ जाएगा। मैं इनके जोड़ो तो 222.6 प्लस 200 बराबर आ जाएगा 422.6 ग्राम। क्लियर। अच्छा, मैंने कहा बिलियन का घनत्व है क्या। हाँ साहब, बिलियन का घनत्व है। मैंने कितना दिया है, उसने 1.072 ग्राम प्रति ml दिया है। तो मैंने कही फिर तो आप बिलियन का आयतन निकाल लो। भाई मोलरता निकालोगे तो यहाँ पर बिलियन का आयतन आएगा। बिलियन का आयतन मैंने कैसे निकालें, जानते होंगे। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान दिया है, देखना 422.6 बटे में घनत्व। घनत्व कितना दिया है, घनत्व दिया है 172, 1.072। सही है, ग्राम प्रति ml। तो ये ml में आ जाएगा जितना भी आए। अब आप मोलरता निकाल सकते हो, आगे मुझे शायद लगता नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। मोलरता का फॉर्मूला लगाओगे, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे, बस यही तो अंतर आएगा। यहाँ जो आपने 200 लिखा है उसकी जगह पर ये लिखा ही आएगा। अरे बिलियन का आयतन आएगा, विलायक के भार की जगह पर सॉल्व कर लेना, बिलियन की मोलरता आ जाएगी। आगे मोलरता को खुद निकाल लेना, जगह छोड़ देना और इसको नोट करो फटाफट, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके नोट करो, इतना टाइम नहीं है अपने पास। पॉज करो और नोट कर लो फिर। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 मैं बोल रहा हूं, लिखो लिखो। एक पेयजल का नमूना, एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म, एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म, कोष्टक में लिख लो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिख लो कोष्टक में, CHCl3, CHCl3 लिख लिया। आगे लिखो से
से कैंसर जन्य समझे जाने की, मैं बोल रहा हूं वैसे लिखते चलो, कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक, कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है, बहुत अधिक संदूषित है। ठीक है, आगे लिखो, इनमें संदूषण की सीमा संदूषण की सीमा 15 ppm, संदूषण की सीमा 15 ppm कोष्टक में लिख लो द्रव्यमान में है। में है। अब इसमें नीचे लिखो, नंबर 1, इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। ये भी क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं। नंबर 1, इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। और नंबर 2, जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की मोललता। तो पहले तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे में आपको क्या ज्ञात करना है, क्लोरोफॉर्म। कुछ करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ फटाफट इसे सॉल्व करें, फिर मैं कराता हूँ, मैं समझाता हूँ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर मत जाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन में क्या कह दिया, क्या कर दिया। चलो करो। चलो मैं करता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, देखो मैं समझा भी हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की भाषा से कई डरप गए। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक पेयजल का नमूना, मतलब ये है पेयजल का नमूना। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने तक की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसका मतलब क्या है, ये पेयजल का नमूना है, इसमें क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है, और क्लोरोफॉर्म इतना मिला हुआ है इसमें कि उससे कैंसर हो सकता है, वो ये कहना चाहता है। मतलब ये पेयजल प्रदूषित है, संदूषित है, क्लोरोफॉर्म से इतना संदूषित है कि क्या हो सकता है, कैंसर, अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर ले तो। और आगे क्या कह रहा है फिर, और इस संदूषण की सीमा 15 ppm कोष्टक में द्रव्यमान, मतलब ये 15 ppm है, इसमें क्लोरोफॉर्म की मात्रा पार्ट पर मिलियन। सही है, तो आपको इसकी क्या ज्ञात करनी है, सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत है। सही है, तो आपको इसमें क्या ज्ञात करनी है, द्रव्यमान प्रतिशत है। अच्छा तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 15 ppm का मतलब बताइए। 15 ppm का अर्थ क्या है, जो आपके पास नमूना है उसकी ppm 15 ppm है ना, तो 15 ppm का अर्थ है 10 की पावर, कोष्टक में लिख रहा है द्रव्यमान, इसका मतलब समझो, इसका मतलब है 10 की पावर 6 ग्राम बिलियन में। बिले मतलब क्लोरोफॉर्म है ना, बिले 15 ग्राम है,
क्लियर। अच्छा, आपको ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होती है, फॉर्मूले से निकालना चाहोगे हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन की ग्राम में मात्रा इनटू 100। तो पहले क्वेश्चन को आप चाहो तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, ज़्यादा सरल है। इस बिलियन की आपको क्या निकलवा रहा है, वो द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलेय की ग्राम में मात्रा, फॉर्मूले से कर लो, ज़्यादा सरल है, चूकी से भी कर सकते हो, है ना। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन की ग्राम में मात्रा इनटू 100, यही फॉर्मूला है क्या। अरे 15 ppm का मतलब यही तो होता है। ppm जो होता है वो 10 की पावर 6 ग्राम में देखा जाता है। थ्योरी देखो तो 10 की पावर 6 ग्राम मिलियन में विलेय 15 ग्राम है। इस तरह से हम ppm निकाल लोगे। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी हो गई, 15 है। बिलियन की ग्राम में मात्रा 10 की पावर 6 इनटू 100। 100 का मतलब 10 की पावर 2, नीचे बचेगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 6, और ये आएगा 15 इंटू 10 की पावर 4। या इसको लिख सकते हैं 1.5। नहीं, 10 की पावर -4 आएगा ये। देखो 10 की पावर 2 थे, 10 की पावर 4 कट गया, ऊपर के 10 की पावर -4। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर -3। ऐसा क्यों किया, अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ तो बगल में एक 10 आएगा। 15 को 1.5 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और 10 की पावर 1 और 10 की पावर -4, 10 की पावर -3 रह जाएगा। तो ये तो आ गई अपने पास द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत है तो परसेंट लगा देते हैं, ये द्रव्यमान प्रतिशत आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, बिलियन की क्या ज्ञात करनी है, मोललता पूछे शायद। हाँ, क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करवा रहा है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, मोललता का फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला है, विलेय की ग्राम में मात्रा। फॉर्मूले आपको बहुत ढंग से याद होनी चाहिए। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार। अगर ग्राम में दे रखा हो तो ऊपर कितने का गुना, 1000 का। सही है। चलो भाई मोललता निकालते हैं। विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय है क्लोरोफॉर्म 15 ग्राम है। विलेय का अणुभार, क्लोरोफॉर्म का अणुभार निकाल लो। CHCl3 मैंने फॉर्मूला लिखाया क्लोरोफॉर्म का। कार्बन का परमाणु भार 12 हो गया, ऊपर कर देते हैं। CHCl3 कार्बन का परमाणु भार 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, और 1 क्लोरीन का 35.5 होता है। सही है। क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है, तो ये 3 है। 3 है तो इसका निकाल लो। 5 × 15, यहाँ से लगी 1, 5 × 15 और 1 16, यहाँ से लगी 1, 3 × 9 और 1 10, 106.5 आ जाएगा। 106.5। और अब इसको सॉल्व कर लो। ये जितना भी आए लगभग आएगा, ये सॉल्व करेंगे जब 119.5। अरे 106.5 प्लस 1 117.5 प्लस 10, 106.5 प्लस 1 107.5 प्लस 10, 117.5 और 2 और है तो 119.5 जोड़ लेना आप, इतना आ जाएगा। तो 119.5 तो ये आ गया N2, ऊपर N2 में 1000 होएगा ही, नीचे बटे में विलायक का भार आएगा। अब यहाँ गड़बड़ करते हैं सब। देखो 10 की पावर 6 ग्राम बिलियन है और विलेय है 15 ग्राम। मीन के विलायक का भार कितना आएगा, लड़का कह रहा है 10 की पावर 6 ग्राम में से 15 ग्राम घटा देंगे। भाई ये बिलियन का भार है, ये विलेय का भार है। मीन की 10 की पावर 6 का मतलब समझते हो 10 लाख। 10 लाख में से 15 गया तो वो लगभग 10 का पावर 6 ही तो है। तो यहाँ पर अपन 10 की पावर 6 काम में ले सकते हैं, क्योंकि विलायक का भार लगभग 10 की पावर 6 है।
हाँ बिल्कुल करेक्ट काम में लेना है तो 10 की पावर 6 में से आपको 15 घटाना होगा, फिर कैलकुलेशन जटिल हो जाएगी। तो विलायक का भार लगभग 10 की पावर 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा वही मात्रक मोल प्रति किलोग्राम में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फटाफट इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ये नोट कर लो, इसको वीडियो को पॉज करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। कर लिया? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 10, लिखो एल्कोहल एवं जल के, क्वेश्चन नंबर 10 नोट करें, एल्कोहल एवं जल के 1 बिलियन में एल्कोहल एवं जल के 1 बिलियन में 1 बिलियन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है? आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है? अब इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है, ढंग से समझ लेना भाई, थ्योरेटिकल है पर क्वेश्चन ऐसा है जो दिमाग को घुमा देगा। अगर आप कॉपी को बहुत ढंग से समझते हो, ढंग से पढ़ा है आपने, जो आपको पढ़ाया है, तो आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है शायद। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्कोहल और जल का एक मिश्रण है। एल्कोहल और जल का एक मिश्रण है, इसमें जो अन्योन्य क्रिया हुई है अणुओं के मध्य, आणविक अन्योन्य क्रिया, उसकी क्या भूमिका है, ये कहना है क्वेश्चन का। अब वो समझाना है हमें। देखो आप, सीधी सी बात है, एल्कोहल और जल, इन दोनों को आप जब मिलाओगे तो बिलियन बनेगा ऐसा जिसमें एल्कोहल और जल दोनों प्रेजेंट होंगे। सही है? अच्छा, एल्कोहल अणुओं के बीच में आपको पता ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ब्लैक बोर्ड पर देखो, एल्कोहल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंद होते हैं। आपको पता ही है ऐसा अणु जिसमें हाइड्रोजन फोन से बात कर रहा हो, मतलब उच्च विद्युत ऋणी, ऐसे अणु जिनमें हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी F या N से जुड़ा हुआ हो, वह अणु खुद जैसे दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो एल्कोहल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है और जल में H2 अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। सही है? जब इन दोनों विलयनों को आप मिलाओगे तो ये पहले के बंध टूटेंगे, है, उस समय यहाँ पर ये बंध बनेंगे,
एल्कोहल और जल के अणुओं के बंध में। अरे मिला दिया तो एल्कोहल और जल दोनों आ गए, ये विलयन बन गया। तो देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी बात है, अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या है? अणुओं के बीच बंध निर्माण की क्रिया अन्योन्य क्रिया है। जब आप पहले आपके पास एल्कोहल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, जल है दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो एल्कोहल और जल दोनों में प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। जब इनको मिलाते हैं तो मिलाने पर निर्मित हाइड्रोजन बंध दुर्बल हो जाते हैं, मतलब ये स्ट्रांग होंगे। हाइड्रोजन बंध तो अब भी बन रहे हैं पर ये दुर्बल होंगे। देख एल्कोहल है आपके पास, उसमें एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध है, ये तो क्लियर है, ये एल्कोहल का सिंबल है। जल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, पर जब इनको मिलाओगे आप तो बनेंगे तो ये हाइड्रोजन बंध, पर पहले से कैसे हो जाते हैं? दुर्बल। मतलब मैं ये कह सकता हूँ एल्कोहल और जल को मिलाने पर एल्कोहल व जल दोनों में प्रबल हाइड्रोजन बंध होते हैं। इनको मिलाने पर हाइड्रोजन बंध निर्माण की क्रिया अर्थात अन्योन्य क्रिया जो होगी वो कैसी होगी? दुर्बल होगी। अन्योन्य क्रिया कमजोर होगी, मतलब इनके मध्य क्रिया कमजोर होगी, जिससे दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनेगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एल्कोहल व जल को मिलाने पर होने वाली अन्योन्य क्रिया दुर्बल होती है, जिससे दुर्बल हाइड्रोजन बंध का क्या होता है? निर्माण। अब देखो विलयन में हाइड्रोजन बंध दुर्बल है, तो ये राउल के नियम से धनात्मक विचलन वाला विलयन नहीं है क्या? ध्यान करो, राउल के नियम से विचलन वाले दो विलयन पढ़ाए थे, ऋणात्मक और धनात्मक। यदि विलयन में बंध दुर्बल है विलेय और विलायक से, विलेय और विलायक में हाइड्रोजन बंध है पर स्ट्रॉन्ग है, पर जब विलेय और विलायक को मिलाया तो दुर्बल अन्योन्य क्रिया हुई, मतलब हाइड्रोजन बंध निर्माण की क्रिया कमजोर हुई, जिससे कमजोर बंध बना। तो विलयन में जब बंध दुर्बल है तो विलयन कैसा है? राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला। उदाहरण भी याद करो, राउल के नियम से धनात्मक विचलन वाला विलयन के उदाहरण एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल, ये उसमें ही थे। एथेनॉल और मेथेनॉल एल्कोहल ही तो हैं। तो यहाँ पर विलयन में बंध दुर्बल है, विलयन में बंध दुर्बल है, तो ये विलयन है राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला। और धनात्मक विचलन दर्शाने वाला है तो इसका मतलब क्या है? विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा। अरे वाष्प ज्यादा बनेगी, विलयन का बंध, विलयन में बंध दुर्बल है तो विलयन की वाष्प क्या बनेगी? ज्यादा, राउल के नियम की तुलना में है। मतलब विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा, इसका विलयन की वाष्प ज्यादा बनेगी। क्लियर? तो ये बात हम लिख सकते हैं इसमें। लिखो चलो भाई, ऊट पटांग है क्वेश्चन, पर घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। लिखो इसमें, लिखो आंसर लिखो, एल्कोहल व जल के अणुओं के मध्य, एल्कोहल व जल में, ऐसे लिखो, एल्कोहल व जल में प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे लिखो, इनको मिलाने पर, दोनों को मिला रहा हूं मैं, इनको मिलाने पर दुर्बल अन्योन्य क्रिया के कारण दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनते हैं। दुर्बल अन्योन्य क्रिया के कारण मतलब बंध निर्माण की क्रिया कमजोर हो जाती है। दुर्बल अन्योन्य क्रिया के कारण दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनते हैं। मिलाने पर दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनते हैं, मतलब इस विलयन में। अतः निर्मित विलयन, जो ये विलयन बना है, निर्मित विलयन राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है।
राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। धनात्मक विचलन का मतलब समझ गए? राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, अर्थात इस निर्मित विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है। वाष्प दाब अधिक होता है। क्लियर? अरे क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 11। ये लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, डालो, लिखो। ताप बढ़ाने पर गैसों की गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? बोल रहा हूं, क्वेश्चन दोबारा लिखो। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? तो ये तो टॉपिक से समझे करोगे, क्वेश्चन कहाँ से है? गैसों की द्रव में विलेयता से टॉपिक है। जब गैस को किसी द्रव विलायक में मिलाते हैं, गैसों के द्रव में विलेयता, तो जो विलयन बनता है, तो विलयन निर्माण की जो अभिक्रिया होती है वो ध्यान करो ऊष्मा क्षेपी होती है। अग्र अभिक्रिया विलयनीकरण, पश्च अभिक्रिया क्रिस्टलीकरण। सही है? तो किसी गैस को जब द्रव विलायक में मिलाते हैं तो विलयन निर्माण की अभिक्रिया अर्थात विलयनीकरण की अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्मा क्षेपी। और क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्मा शोषी। जब आप ताप में वृद्धि करोगे, कुछ लिख रहा है आपकी कॉपी में, तो पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। और विलयन में जब पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो विलयन से गैस और विलायक अलग अलग हो जाएंगे, अर्थात विलेयता घटेगी। तो सीधा सा आंसर है, आपकी कॉपी में ये लिखा हुआ है, प्रभावित करने वाले कारकों में ताप में लिखा हुआ है कि जो गैस है उनके लिए विलयन निर्माण की अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी तथा क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। ताप में वृद्धि करने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, आपको याद होगा। पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा और पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। ये आपके कॉपी में हो रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मत लिखो, छोड़ दो इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हेनरी के नियम और उसके उपयोग लिखिए। अनुप्रयोग पढ़ रहा है आपने? अरे हो रहा है ना, तो छोड़ो हेनरी के नियम और उसके अनुप्रयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसको नोट करो, लिखो। 6.56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम -3 ग्राम एथेन युक्त, क्वेश्चन लिखो। 6.56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में, एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। ठीक है? ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यदि विलयन में
यदि बिलियन में 5 गुना 10 की पावर -2 ग्राम एथेन हो, तो एथेन का आंशिक दाब क्या होगा? एथेन का आंशिक दाब क्या होगा? सही है, एथेन का आंशिक दाब क्या होगा? देखो क्वेश्चन को समझना, तो एथेन का आंशिक दाब क्या होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब एक बात समझो मेरी, क्वेश्चन को समझना करो जितना हो गया। देखो एक एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन दिया है, शुरू में समझो 6.65 ग्राम। इसमें संतृप्त विलयन में 6.56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम एथेन है, और ये एक संतृप्त विलयन है, और इसमें एथेन का जो दाब है, एथेन का दाब जो है वो दाब 1 बार है। अच्छा, यदि विलयन में एथेन इतना होता, मतलब एक तरह से दूसरा विलयन की बात कर लेते हैं, अगर विलयन में एथेन कितना होता, 5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम होता, तो वो कह रहा है कि ये दाब कितना होता उस समय, इसका आंशिक दाब, एथेन का आंशिक दाब मतलब खुद का दाब कितना होता। तो यहाँ पर तो हेनरी के नियम की खुशबू आ रही है। कैसे आ रही है, ढंग से देखना, सॉल्यूशन देखना। हेनरी के अनुसार हम पढ़ते हैं m समानुपाती P। हेनरी का नियम ध्यान करो, किसी विलयन में किसी गैस का घुला हुआ द्रव्यमान एथेन का उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। m समानुपाती P की आ रही है, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो सॉल्व करने के लिए नियतांक ला लेते हैं, कोई समानुपाती हटाया बराबर, और नियतांक हेनरी नियतांक ही मान लेते हैं, m बराबर KHP। सही है। तो एक बात बताओ, अगर m का मान मैं रखता हूं 6.56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, सही है, बराबर KH इंटू P। P का मान कितना है, 1 बार, दिख रहा होगा आपको, 1 बार। तो KH का मान कितना आ गया, या हेनरी नियतांक का मान कितना आ गया, यही आ जाएगा। सही है, ये तो KH आया है। अब आगे कह रहा है यदि विलयन में इतने ग्राम एथेन हो तो आंशिक दाब क्या होगा। अब दूसरी बार दोबारा लगा सकते हैं, m बराबर KHP। P पूछा है ना, P बराबर m/KH। m का मान कितना दिया है, अब के ये तो अपन ने ऊपर वाले के लिए निकाला था KH, मतलब हमको देखो क्या किया था उसने, m का मान और P का मान दोनों दे रखे थे, m तो ये है तो P ये है, तो वहां से तो KH आ गया। अब दोबारा से लगा रहे हैं m बराबर KHP, तो P का मान निकालना है तो m/KH हो जाएगा। m का मान कितना है देखना, m का मान दे रखा है, m का मान कितना दे रखा है आपके, m का मान 5 गुना 10 की पावर -2, क्लियर, बटे KH का मान कितना है, ये बार में आ जाएगा। KH का मान ये रहा 6.56 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व कर लो, P का मान आ जाएगा, जितना भी आए लगभग आएगा ये 7.62 बार। तो इस तरह से होगा ये हेनरी के नियम का है। देख लो कैसे किया है मैंने, सॉल्व कर लो, इसे नोट कर लो। फिर समझा देता हूं, देखो भाई क्वेश्चन में क्लियर दिया है
m दिया है और p दिया है, तो m समानुपाती p है, तो समानुपाती है, कोई नियतांक आया, तो यहां से k का मान निकाल लेंगे ना, इस नियतांक का m और p है, तो वो नियतांक किया गया है। फिर दोबारा कह रहा है यदि बिलियन में इतना एथेन होता तो दाब क्या आता, m से बराबर KHP, KH का मान आपको मिल ही गया है। अब के P पूछा है और m दे रखा है, m का मान ये रहा 5, m बटे KH हो गया, m का मान 5 × 10⁻², KH का मान है ही है, तो अब यहाँ से आपको P निकाल लोगे, इसमें इतना कठिन क्या है, हैं? ये दो क्लियर। इसको और भी तरीके से कर सकते थे, हम एक समीकरण बना सकते थे, m समानुपाती की दो समीकरण बन सकती थी। एक समीकरण तो ये बन जाती, m समानुपाती p की, तो एक समीकरण तो ये बन जाती 10⁻³ समानुपाती 1 तो ये बन जाती, और दूसरी समीकरण बन जाती m का मान कितना है 5 × 10⁻² समानुपाती p, तो ये p पूछा है उसने। समीकरण 1/2 कर लो या 2/1 कर लो, वहां से भी निकल जाएगा p। समानुपाती समानुपाती कट जाएगा, बटे करते तो भी p निकाल लेते, इसी तरह से ऐसे भी कर सकते थे। तो कई तरीके हो सकते हैं करने के, तरीका सही होना चाहिए। पोज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 14 नोट करो। ये लिख लिया तो क्वेश्चन नंबर 14 इसको नोट मत करो, क्वेश्चन नंबर 14 को छोड़ दो, सुन लो पहले। क्वेश्चन कह रहा है राहुल के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है, समझ। राहुल के नियम से धनात्मक विचलन वाला अर्थात ऐसा बिलियन, विचलन वाला बिलियन ऐसा बिलियन होता है जिसका वाष्प दाब राहुल के नियम से ज्ञात वाष्प दाब की तुलना में अधिक होता है और ऋणात्मक वाले का कम होता है। इनमें डेल्टा एच का क्या मतलब है, डेल्टा एच मिश्रण का क्या मतलब है बता दो। राहुल के नियम के लिए डेल्टा एच मिश्रण का मान >0 अर्थात बिलियन निर्माण, समझ गए। ये आपकी कॉपी में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसको करके देखना घर पर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करवाऊंगा। तो हम 14 तक तो फ्री कर चुके हैं, 15वें क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। एक बार घर पर क्वेश्चन नंबर 15 को आप भी करके देखो, क्या रहता है, होता है, नहीं होता है, क्या समस्या आती है, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों फिर कह रहा हूँ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। ओके।